ठीक है, तो प्रोसेस क्या है? कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज, एक्शन, टास्क जिनको परफॉर्म करके हम अपनी रिक्वायर्ड आउटपुट जो है वो ले लेते हैं। ऐसे ही होता है ना, किसी भी प्रोसेस को फॉलो करके हम अपनी आउटपुट ले लेते हैं। तो अब ये जो प्रोसेस के अंदर बताया गया एक्टिविटीज, एक्शन और टास्क, ये तीन चीजें क्या है? एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी हमारा ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हमने अचीव करना होता है। अब उस ब्रॉड ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी को अचीव करने के लिए कुछ सेट ऑफ एक्शन है जिनको परफॉर्म करना पड़ता है, और उन सेट ऑफ एक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ सेट ऑफ टास्क होते हैं, उनको परफॉर्म करना पड़ता है। और एक्चुअल में जो असल में काम हो रहा होता है वो टास्क होते हैं छोटे छोटे। उन छोटे छोटे टास्क को करके हम क्या कहते हैं, हमने ये सेट ऑफ एक्शन परफॉर्म कर दिए। फिर वो सेट ऑफ एक्शन को परफॉर्म करके हम कहते हैं ये हमने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर ली। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा एक्टिविटी है। एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ एक्शन लेने पड़ते हैं, और उस एक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें सेट ऑफ टास्क जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। आगे इसकी समझ आइए समझ क्लास? यस मैम, आइए समझ। ठीक है, कि ये जैसे लाइन वाइज लिखी हुई है इसी तरह से है। एक्टिविटी मेन ऑब्जेक्टिव, और एक्टिविटी के लिए एक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं, और एक्शन के लिए हमें कुछ टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, उनको यहाँ पे देख लेते हैं ग्राफिकली। ये देखें, हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस की बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर ये जो फ्रेमवर्क और अम्ब्रेला एक्टिविटीज है ये हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अभी बात हो रही है कि हमने क्या किया, अपना बड़ा हमारा टास्क था उसको हमने सेट ऑफ एक्टिविटी के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके मॉड्यूल्स बना दिए, फ्रेमवर्क एक्टिविटी 1, फ्रेमवर्क एक्टिविटी 2, इस तरह से। ठीक है, फ्रेमवर्क एक्टिविटी 3 अप टू एन। ठीक है, फिर उस एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें सेट ऑफ एक्शन परफॉर्म करने पड़े। ठीक है, ये एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3, इस तरह से। फिर इस एक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो स्पेसिफिक छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करने पड़े। ठीक है, ये टास्क सेट है। तो टास्क परफॉर्म किए, ये जो बॉक्स के अंदर है, इससे क्या हो गया, हमारा एक्शन परफॉर्म हो गया। जब ये सारे एक्शन परफॉर्म कर लिए तो ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होगी। ठीक है, आ रही है समझ? आ रही है समझ? जी मैम, आ रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब प्रोसेस फ्रेमवर्क देख लेते हैं। वो हमने देखा प्रोसेस क्या है, उसके अंदर जो एक्टिविटीज वगैरह वो क्या है। अब प्रोसेस फ्रेमवर्क देख लेते हैं। प्रोसेस फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क है वो एक्चुअल में हमें फाउंडेशन, हमें बेसलाइन प्रोवाइड कर रहा है कि हम किस तरह से काम करेंगे। ठीक है, अब इस बेसलाइन के अंदर दो तरह की एक्टिविटीज बताई गई हैं। एक तो हमें फ्रेमवर्क एक्टिविटीज बताई गई हैं, ये देखनी है ये क्या होती हैं। एक हमें अम्ब्रेला एक्टिविटीज बताई गई, ये क्या होती हैं। ठीक है, अब फ्रेमवर्क एक्टिविटीज जो है सबसे पहले हम इन्हें देख लेते हैं। 5 हमारे पास फ्रेमवर्क एक्टिविटीज है। उनमें से पहली जो एक्टिविटी है वो कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज है ना, पहले इनके नाम देख लें, आपको इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन, सेकंड जो है हमारे पास प्लानिंग, थर्ड वन मॉडलिंग, फोर्थ वन इज कंस्ट्रक्शन, एंड फिफ्थ वन इज डेवलपमेंट। ठीक है, सॉरी डिप्लॉयमेंट। ये क्या है, ये 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं जो कि हम डेवलपमेंट के दौरान इन 5 फेजेस को जो है फॉलो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है, आप जब भी कोई प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर बनाने लगे, कोई ऐप बनाने लगे, तो सबसे मेजर काम जो है वो कम्युनिकेशन का होता है। ठीक है, आप अपने एंड कस्टमर, आप अपने एंड यूजर, या फिर जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर जो आपके प्रोजेक्ट के सारे लोग होते हैं, ये टर्म बाद में आपको डिफाइन करती हूँ। ठीक है, सारे जो लोग होते हैं उनके साथ आप कम्युनिकेट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसके अंदर आपके कस्टमर होते हैं या आपके एंड यूजर होते हैं, जिन्होंने ये सिस्टम यूज करना होता है, जिन्होंने वो प्रोडक्ट जो आप बनाने जा रहे हैं उसको यूज करना होता है। आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, आप उनसे उनकी रिक्वायरमेंट लेते हैं। ठीक है, वो क्या बनवाना चाहते हैं, वो किस तरह का सिस्टम चाहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट लेते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं। और उसके बाद जो है जब आपको समझ आ जाती है ठीक है हमारा कस्टमर ये चाहता है, और फिर आप उसके आगे जो है काम शुरू करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के अंदर आपने कम्युनिकेट कर लिया, उनकी रिक्वायरमेंट्स ले ली। सेकंड वन इज प्लानिंग। अब जो रिक्वायरमेंट ली है उनको, उनके लिए आपने प्लानिंग कर ली। ठीक है, कि वो ये चाहता है, ये वाली इसकी रिक्वायरमेंट्स है, इसको हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो वो सारी प्लानिंग आपने करके रख ली। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है,
Any complicated journey can be simplified if a map exists. तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक्चुअल में मैप की तरह काम करता है. आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपके पास पहले से उसका मैप बना हुआ है, उसकी प्लानिंग हुई है, तो वो काम आप इजिली कर लेंगे. अगर आप प्लानिंग को स्किप कर देते हैं तो फिर आपको नहीं पता आप किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं. ठीक है, तो आपने कम्युनिकेशन किया, जी रिक्वायरमेंट्स मैम. ली, उसके रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद प्लानिंग की कि हम इसको किस तरह से करेंगे. थर्ड वन इज मॉडलिंग. मॉडलिंग के अंदर क्या है? कोई भी काम है उसके लिए अगर आपने पहले से कोई मॉडल तैयार करके रख ली है, एक उसकी बिग पिक्चर दिखा ली है, उसका स्केच दिखा ली है, या फिर एससी की टर्म के अंदर हम कहते हैं ब्लूप्रिंट. ठीक है, कि बिग पिक्चर किसी चीज की एक दिखा देना, उसका एक स्केच दिखा देना, उसको छोटा सा एक मॉडल दिखा देना या ब्लूप्रिंट दिखा देना, उससे आपको हेल्प हो जाती है कि एट द एंड हमारा सिस्टम इस तरह से बनेगा. ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो भी इस तरह से करती हैं. पहले अगर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो उस बिल्डिंग का मॉडल सामने बना के रख लेती हैं कि ये एट द एंड कैसे होगा. तो इसी तरह से यहाँ पर भी है कि आप मॉडलिंग करते हैं, आप स्केचिंग करते हैं. ठीक है. फोर्थ वन इज कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाएगा कि अब आपने कम्युनिकेशन की, प्लानिंग की, मॉडलिंग कर ली, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के अंदर आगे आपने कोड किया, जो आपका सॉफ्टवेयर आपने बनाना है उसके लिए कोडिंग की, और साथ में उसकी टेस्टिंग कर ली. ठीक है, कोडिंग के साथ साथ ही टेस्टिंग कर ली ताकि इसके अंदर जो भी बग्स आ रहे हैं, जो भी एरर्स आ रहे हैं, वो साथ साथ रिमूव होते रहे. लास्ट वन इज डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या है? डिप्लॉयमेंट होता है जब आप प्रोडक्ट बनाने के बाद एंड यूजर को, अपने कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं, उसको हम डिप्लॉयमेंट कहते हैं. ठीक है. डेवलपमेंट होती है जब आप उसको बना रहे होते हैं, उसकी कोडिंग कर रहे होते हैं. डिप्लॉयमेंट होती है जब आप उसको डिलीवर कर देते हैं. डिलीवर करने के बाद उसको मेंटेन करना, उसको इवेलुएट करना, उससे फीडबैक लेना, अगर कोई मसला आ रहा है उसको साथ साथ में ठीक करना, ये सारी डिप्लॉयमेंट में आ जाती है. क्लियर? क्लास क्लियर है? जी मैम. यस मैम. ठीक है. अच्छा, अब हम प्रोसेस फ्रेमवर्क के अंदर हमने फ्रेमवर्क एक्टिविटीज देख ली. सेकंड उसके अंदर चीज थी अम्ब्रेला एक्टिविटी. अब हम अम्ब्रेला एक्टिविटी देख रहे हैं. अम्ब्रेला एक्टिविटीज क्या है? अम्ब्रेला एक्टिविटीज जो है ये इस तरह से नहीं है, फेजेस वाइज नहीं है. वो क्या थे? फेजेस से पहले कम्युनिकेशन किया, फिर प्लानिंग, फिर मॉडलिंग. जबकि अम्ब्रेला के अंदर क्या है? ये हर एक फेज के अंदर ये वाली एक्टिविटीज साथ साथ चलनी होती है. ठीक है. अम्ब्रेला एक्टिविटीज आर अप्लाइड थ्रू आउट अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एंड हेल्प अ सॉफ्टवेयर टीम मैनेज एंड कंट्रोल द प्रोग्रेस, क्वालिटी एंड चेंज एंड रिस्क. ठीक है, कि ये जो है थ्रू आउट द प्रोसेस चलती रहती है, किसी एक स्पेसिफिक फेज के ऊपर नहीं चलती, साथ साथ चलती रहती है. और ये क्या कंट्रोल करती है और मैनेज करती है ओवरऑल आपके प्रोजेक्ट को. फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग. इसके अंदर क्या है कि जो आपने अपना रिक्वायरमेंट लेने के बाद प्लान बना लिया है, क्या अब जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो उसी प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है? कहीं उससे आगे पीछे तो नहीं हो रहा? ठीक है. प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, साथ साथ उसको ट्रैक करते रहना, एंड कंट्रोल, उसको कंट्रोल करना, ट्रैक करना, साथ साथ देखते रहना कि क्या वैसे ही काम हो रहा है जैसे हमारे कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी है, उसके अकॉर्डिंग ही हो रहा है, उससे डी ट्रैक तो हम नहीं हो रहे. अगर डी ट्रैक हो रहे हैं या फिर कोई मसला आ रहा है तो उसको साथ में कंट्रोल कर लेना. नेक्स्ट वन इज रिस्क मैनेजमेंट. थ्रू आउट द प्रोसेस आप देखते रहेंगे कि कहीं आपके प्रोजेक्ट के अंदर या उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई रिस्क ना आ जाए. ठीक है, किसी तरह से कोई जो है प्रॉब्लम ना आ जाए. अगर कोई रिस्क आ रहा है तो उसको साथ में जो है मिटिगेट कर देना, उसको रिमूव कर देना. ठीक है, उसको जो है मिनिमाइज कर देना ताकि एट द एंड प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे. नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस. ठीक है, वही वाली बात है यहाँ पे भी कि यहाँ पे क्वालिटी को साथ में देखा जाता है, वहां पे रिस्क देखा जाता है, रिस्क ना आए. और यहाँ पे देखा जाता है कि क्वालिटी जो है वो आपने श्योरिटी रखनी है कि क्वालिटी आपकी मेंटेन है. ठीक है, क्योंकि क्वालिटी होगी तो तभी वो सक्सेसफुल होगा. तो साथ साथ आपने ये देखते रहना कि क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे. नेक्स्ट वन इज टेक्निकल रिव्यू. टेक्निकल रिव्यू अच्छा, टेक्निकल रिव्यू के अंदर क्या है कि रिव्यू होता है किसी चीज को दोबारा से देखना. टेक्निकली उसको टेक्निकली आप देख रहे हैं कि कहीं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई. अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको उसी फेज के अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ताकि वो प्रॉब्लम आगे स्प्रेड ना हो जाए नेक्स्ट फेजेस के अंदर. ठीक है, बेसिक इस लाइन को एक दफा आप पढ़ लेते हैं.
assesses software engineering work products in an effort to uncover and remove errors before they are propagated to the next activity. ठीक है, कि अगर कोई एरर आ रहा है उसको अनकवर करें, सबसे पहले डिस्क्लोज करें, उसको कंट्रोल करें, उसको खत्म करें, ताकि वो नेक्स्ट फेज नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर आगे प्रोपोगेट ना हो जाए. ठीक है, तो टेक्निकली ये साथ रिव्यू आपने करते रहना है. Measurements. यस मैम. Measurements define and collect process, project and product measures that assist the team in delivering software that meet stakeholder need. Measurement के अंदर आपने साथ साथ measure करते रहना है कि जो आपके stakeholder की needs थी, stakeholder की requirements थी, वो fulfill हो रही हैं. ठीक है, साथ साथ इस चीज को इंश्योर कर लेना है कि अगर उसकी नीड ही पूरी नहीं हो रही, जो उसने रिक्वायरमेंट दी है वही हम लोग नहीं कर रहे, तो फिर फायदा नहीं है उसको करने का. ठीक है, तो ये साथ साथ आपने मेजर करते रहना कि वो वैसे ही काम हो रहा है या नहीं हो रहा. सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? चेंजेस आना. ठीक है, मैनेज द इफेक्ट्स ऑफ चेंज थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस. कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस के डेवलपमेंट के दौरान ढेर सारे चेंजेस आ जाते हैं. ठीक है, हो सकता है आपका कस्टमर ही कह दे नहीं मैंने ऐसा नहीं बनवाना, ऐसा बनवाना है, या फिर कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज आ जाए या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए. तो जो भी चेंज आना है उसको आपने सेटिस्फाई करना है, उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, उसको साथ साथ मैनेज करना है. जो चेंज कर रहे हैं उसको साथ साथ मैनेज करना है. ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर रीयूजेबिलिटी. Define criteria for work product reuse and establish mechanism to achieve reusable component. कि आप जब बना रहे हैं तो इस तरह से उसका क्राइटेरिया सेट करें कि आपका वो प्रोडक्ट रीयूज हो. ठीक है, बाद में दोबारा से वो यूज हो सके. ऐसा ना हो कि वो रीयूजेबल ही ना हो. ठीक है, तो रीयूजेबिलिटी का भी जो है कॉन्सेप्ट माइंड में रखना कि वो साथ साथ रीयूजेबल हो सके. वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन. अच्छा, वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन. अच्छा, इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि आपने जब काम कर रहे हैं तो साथ साथ में क्या है, या फिर एंड पे आप उस काम का कोई मॉडल तैयार कर लेते हैं, कोई डॉक्यूमेंट फॉर्मल बना लेते हैं. ठीक है, उसको डॉक्यूमेंट करके सारा लिख के रख लेते हैं, कोई उसका लॉग बना लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, जहाँ पे उसकी एक्टिविटी सारी जो है पीछे बैकअप के तौर पर रखी जा रही होती हैं. उसकी कोई फॉर्म कुछ भी बना लेते हैं. ठीक है, मीन्स उसको किसी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर रख लेते हैं बना के, ताकि आपको ये पता हो कि हमने क्या बनाया. अक्सर ऐसा होता है कि हमारे कोई सॉफ्टवेयर है तो साथ में उसका मैनुअल दिया गया होता है. ठीक है, जिसके अंदर उसकी हेल्प लिखी होती है, इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, इसको इस तरह से इंस्टॉल करें, इसको इस तरह से यूज करें. तो भी क्या एक डॉक्यूमेंटेशन होती है. तो आप जो भी बना रहे हैं साथ में उसका क्या है, डॉक्यूमेंट एक तैयार कर लें या कोई मॉडल तैयार कर लें. ठीक है, ये हमारी अम्ब्रेला एक्टिविटीज थी. नेक्स्ट जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस है, इनको देख लेते हैं. सेंस ऑफ प्रैक्टिसेस. इन प्रैक्टिसेस के अंदर ये भी कितनी है, ये भी 4 हैं. ठीक है, उसी तरह से जैसे हमने पहले वाली पढ़ी है, ये भी उसी तरह से है. पहली है इसके अंदर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. कम्युनिकेशन जैसा था, ये भी वैसे ही है. अच्छा, जब आपने पूछ लिया कि क्या काम करना है, रिक्वायरमेंट्स ले लिए, अब उसको आपने बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने कहा मुझे एक एजुकेशन सिस्टम बना दो स्कूल के लिए, इतनी क्लास की अटेंडेंस हो, उसके अंदर ये हो वो हो, तो ये नहीं बस उससे सुना और काम खत्म. उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, कुछ टाइम उसको दें. ठीक है, उसके अब अंडरस्टैंडिंग के अंदर ये कुछ क्वेश्चन है, आपको इसके आंसर आने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये मुझे समझ आ गई है प्रॉब्लम. Who has a stake in the solution to the problem. मतलब कि उसके स्टेक होल्डर्स कौन से. सबसे पहले उस सिस्टम के स्टेक होल्डर कौन कौन से लोग हैं जो उस प्रोजेक्ट को यूज करेंगे या उस प्रोजेक्ट से इफेक्ट होंगे या उस प्रोजेक्ट को इफेक्ट करेंगे. ठीक है, स्टेक होल्डर जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस प्रोजेक्ट उस सॉफ्टवेयर के साथ जो आप बनाने जा रहे हो साथ लिंक करते हैं, वो कौन से हैं वो पता हो, ताकि आपको पता हो कि एंड यूजर कौन सा है, वो किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप बनाएंगे. ठीक है, उसके अलावा अननाउन्स आपको पता हो कि उसके फीचर्स क्या है, डाटा कौन सा यूज होना है, फंक्शन कौन से यूज होने हैं. साथ में आपको ये पता हो कि क्या आप उस प्रॉब्लम को एज अ होल पूरा ही बनाना है या फिर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर. ठीक है, कंपार्टमेंटलाइज होता है कि उसको कंपार्ट के अंदर डिवाइड कर देना. कैसा हो सकता है कि आप बड़े सिस्टम को डिवाइड कर दो छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर और उनको जो है फिर बनाए और फिर एट द एंड उनको जो है इंटीग्रेट कर लें, इकट्ठा कर लें. और साथ में ये भी देखना है
अच्छा चलें, ये तो वही है कि उसको ग्राफिकली एट द एंड आप बना लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ओवरऑल पता हो कि आपका एंड यूजर कौन सा है, कस्टमर कौन सा है, किसने यूज करना है, और उसके अलावा उसके अंदर कौन से फीचर्स यूज होते हैं, कौन से फंक्शन यूज होने हैं, ठीक है। एज अ होल उसको पूरा चाहिए या मॉड्यूल्स बना ले, तो अच्छी तरह से प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है हर एक पर्सपेक्टिव से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्लान द सोल्यूशन। अब जब आपको प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ आ गई है, नेक्स्ट फेज है वहां पे सोल्यूशन प्लान करना कि अब हम क्या बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए भी कुछ क्वेश्चन है। हैव यू सीन सिमिलर प्रॉब्लम बिफोर, कि जब सोल्यूशन बनाने लगे हैं तो क्या आपने इस तरह का पहले कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए सोल्यूशन बनाया है, या पहले कोई सॉफ्टवेयर बनाया है कि इसी तरह से पहले काम किया हुआ है या नहीं। अगर तो पहले काम किया हुआ है वो रीयूज भी हो जाएगा, और वैसे भी आपको उसका आइडिया होगा तो वो आसानी हो जाएगी, ठीक है। हैज अ सिमिलर प्रॉब्लम बीन सॉल्व, वही वाली बात है, ठीक है। वो यहाँ पे क्या पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम देखी है, क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम जो है आपने पहले सॉल्व की है, अगर सॉल्व की है तो क्या उसके एलिमेंट्स रीयूज हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या वो उसको आप सब प्रोग्राम्स छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर कर सकते हैं या फिर एज अ होल ही करना है, ठीक है। तो इस तरह से फिर सोल्यूशन आपने उसका जो है प्लान कर लेना है। फिर अब जो प्लान कर लिया उसी प्लान को कैरी आउट करते हुए आगे आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम कर लेना, डिजाइनिंग का, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, वो कह रहे हैं डिजाइन, जैसे वहां पे मॉडलिंग पड़ी थी, ठीक है। डिजाइन यू हैव क्रिएटेड सर्व एज अ रोड मैप फॉर द सिस्टम यू वांट टू बिल्ड। जब आपने प्लानिंग कर ली है तो तब डिजाइनिंग आपके लिए आसान हो जाएगी, डिजाइनिंग हो जाएगी तो फिर आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डज द सोल्यूशन कंफर्म टू द प्लान, कि जो यहाँ पे आप प्लान अब करने सॉरी इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं, क्या वो इम्प्लीमेंटेशन वैसी है जैसे आपने प्लान किया है, उस प्लान को आप कैरी कर रहे हैं। ये ना वहां पे प्लानिंग और की हो, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन आप अपने लिहाज से कर रहे हो, ठीक है। तो उसी को ही कैरी करना है आपने आगे। इस सोर्स कोड ट्रेसेबल टू द डिजाइन मॉडल, ठीक है। कि जो पहले आपने प्लानिंग की है, डिजाइनिंग की है, उसके लिहाज से आपका कोड क्या ट्रेसेबल है। ट्रेसेबल मीन्स कि आप आपको ये पता हो कि आपके कोड का ये वाला हिस्सा जो है वो इस डिजाइन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कोड का ये वाला हिस्सा जो है वो इस मॉड्यूल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, ठीक है। आपको पता हो कि आप किस तरह से ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ आई है ट्रेसिंग की क्लास? मैम मैम ये रिपीट कीजिएगा। अच्छा ठीक है। कोड ट्रेसेबिलिटी ये है कि अब जैसे ढेर सारा कोड लिखा हुआ है, आपको पता हो कि ये वाला मेरा कोड जो है क्या काम कर रहा है, ये वाला कोड क्या काम कर रहा है, जी मैम। मतलब इस कोड को देख के आप जी ट्रेस कर सके कि इस कोड के करस्पॉन्डिंग ये वाली एक्टिविटी मेरी परफॉर्म हो रही है, इस कोड के करस्पॉन्डिंग ये वाला एक्शन मेरा परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ट्रेसेबल हो, आपको पता हो कि कौन सा कोड मेरा क्या काम कर रहा है। क्लियर है? नहीं आई तो क्लियर है पूछ मैम। ले। हाँ नहीं आई? अच्छा चलो मैं मैम आपको मुझे नहीं आई। अच्छा मैं आपको बताती हूँ। देखिए बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वहाँ पे हजारों के लिहाज से कोड के पेजेस होते हैं, मीन्स बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। अब जब वो सारा आप रख देंगे और आपको कोई चेंज करना पड़ गया है, आपको क्या पता मैंने इस मॉड्यूल का जो है ये वाला हिस्सा ठीक करना है, इसको चेंज करना है, तो कोड के अंदर कहाँ से चेंज करना है। अगर कोड आपका ट्रेसेबल होगा, आपने साथ उसके कुछ ऐसा स्पेसिफाई किया होगा कि ये वाला कोड जो है इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला कोड इस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला कोड एग्जाम सिस्टम के लिए, ये वाला कोड मेरा एडमिशन सिस्टम के लिए है, ये वाला कोड मेरा अटेंडेंस सिस्टम के लिए है, तो वो ट्रेसेबिलिटी नहीं होगी, आप उसको ट्रेस कर लेंगे। ठीक है, मैंने अगर एग्जाम के अंदर ये चेंज करना है, एक बच्चे को अंदर ऐड करना है, तो मैं इस कोड के यहाँ पे जाके चेंज करूंगा, ये ट्रेसेबिलिटी होती है। ठीक है, कि आप अपने कोड को ट्रेस कर रहे हैं कि ये वाला मेरा कोड जो है इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है। आइए समझ, जी मैम आ गई है समझ। बाकी लोग भी बता दें जरा। जी आ गया मैम। ठीक है, ना भी आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। एट द एंड दोबारा एक दफा इसको सोच के दोबारा से रिपीट कर लेंगे। ट्रेस करना, किसी भी चीज को ट्रेस करना,
ट्रेस करना क्या होता है, उस चीज को साथ साथ ट्रैक करते रहना, ठीक है, उसको देखते रहना। कहाँ पे थे, ठीक है। इज ईच कंपोनेंट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन प्रूवेबली करेक्ट, ठीक है, साथ में देखते रहना कि हर एक जो पार्ट आप बनाते जा रहे हैं क्या वो करेक्ट बन रहा है, ठीक है, प्रूवेबली करेक्ट, कि जो प्रूफ दे आपको कि वो करेक्ट बन रहा है, कि अकॉर्डिंग टू यूजर नीड ही बन रहा है, ठीक है, आप कहीं पे डिट्रैक नहीं हो रहे, वो सही तरह से बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, ये बिल्कुल एज इट इज रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसमें खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये सिर्फ कुछ क्वेश्चन है, आप खुद से भी क्वेश्चन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करनी है, उसके लिए क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, प्लान कर रहे हैं सोल्यूशन के लिए, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पहले प्लानिंग के लिए, फिर प्लान कर लिया, उसी प्लान को कैरी करते हुए आप आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करते हुए आपने उसी प्लान के अकॉर्डिंग करना, उससे डी ट्रैक नहीं होना। फोर्थ वन इज, अब आपने बना लिया, अब आप उन रिजल्ट्स को एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है, उन रिजल्ट्स को इवेलुएट कर रहे हैं कि क्या हमने वो ठीक बनाया है पीछे या नहीं बनाया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि यू कांट बी श्योर दैट योर सोल्यूशन इज परफेक्ट, बट यू कैन बी श्योर दैट यू हैव डिजाइन्ड अ सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट टू अनकवर एज मैनी एरर एज पॉसिबल। वो कहते हैं कि हम पीछे जो बना आए हैं, हमें इस चीज की श्योरिटी नहीं है कि वो बिल्कुल 100% हमने परफेक्ट बनाया है, लेकिन हमें इस चीज की श्योरिटी है कि हमने उसके साथ इतने ज्यादा टेस्टिंग कर ली है कि उसके अंदर जितने भी एरर्स थे हमने उनको रिमूव कर लिया। मतलब ये कि आप जब कर रहे हैं काम तो साथ साथ में टेस्टिंग करते रहे, जब आप साथ साथ टेस्टिंग करते रहते हैं तो जो जो एरर आते रहते हैं उनको आप साथ में रिजॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, तो उससे फायदा हो जाता है, अगर 100% भी नहीं बना लेकिन आपको ये होगा कि एटलीस्ट कोई एरर नहीं आएगा, कोई आएगा भी तो सही हम उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है, तो साथ साथ टेस्टिंग जो है वो करते रहना। अगर आप टेस्टिंग नहीं यस करते मैम। तो एट द एंड जब वो बन के आता है और उसके अंदर जो फिर एरर के ढेर नजर आते हैं वो फिर मैनेजेबल ही नहीं होते, ठीक है, तो साथ साथ फुल हो टेस्टिंग करने जाती के है। लिए कह रहे हैं। हाँ जी, इज इट यस मैम। पॉसिबल टू टेस्ट ईच कंपोनेंट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, वो कह रहे हैं क्या ये पॉसिबल है कि सोल्यूशन का हर एक पार्ट हम जो है उसको टेस्ट करें, ठीक है। Does the solution produce result that conform to the data function and feature, कि क्या आपका सोल्यूशन आप वैसे ही रिजल्ट परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे ही रिजल्ट्स आपको दे रहा है जैसे रिक्वायर्ड फंक्शन डाटा वगैरह था, ठीक है, तो इस चीज को आपने इंश्योर करना है कि आप वैसा ही एंड रिजल्ट एंड प्रोडक्ट वैसा ही दें जैसी रिक्वायरमेंट्स थी, साथ साथ उसकी टेस्टिंग करते रहे, ठीक है। ये टेस्टिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये आप लोगों ने आगे पढ़नी है, यूनिट टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, ढेर सारी टेस्टिंग है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है इसको हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं, कि एक यूनिट आपने बनाया उसको साथ में ही आपने रिजॉल्व कर लिया, ठीक है, अगर कोई एरर था, दूसरा यूनिट बनाया उसको रिजॉल्व कर लिया, फिर उनको इकट्ठा करके हम क्या कहते हैं, ये सिस्टम टेस्टिंग होगी, जब ओवरऑल सिस्टम करते हैं, ये आप लोगों ने आगे पढ़नी है, ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट यही है कि जितना बनाए उसको साथ साथ में टेस्ट करते रहे। क्लियर है ये वाला? ठीक है जी मैम, क्लियर है। ठीक है। आगे जो है कुछ जनरल प्रिंसिपल है। अच्छा, कुछ जनरल प्रिंसिपल है उनको देख लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट जो प्रिंसिपल है, अच्छा मेरा गला बहुत ही ज्यादा खराब है, ये आप लोग को बड़ा तंग कर रहा होगा। वो मैम कोई विशेष नहीं है। अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है द रीजन इट ऑल एग्जिस्ट, ठीक है, ये जनरल प्रिंसिपल है, जो कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके ऊपर आपने इनको देखना है। पहला प्रिंसिपल है द रीजन इट ऑल एग्जिस्ट, कि आपको जी मैम। 1 मिनट है, तो ये मैं रिकॉर्डिंग जरा बंद कर दूं।